नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमारी सेकंड ग्रेड की कलाम एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है, जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो जीके की टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, जिसके अंदर हम माइनर टेस्ट 7 है वो आज हम करने वाले हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि करंट में जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो अपलोड करो, तो ये करंट की ही है। ये जून है, जुलाई महीना चल रहा है, तो सिर्फ 2 टेस्ट ही हम पीछे हैं। अभी करंट में 9 नंबर टेस्ट हुआ है माइनर, और 7 है वो यहाँ चल रहा है। तो जो लोग ये कमेंट करें करंट वाली, तो टेस्ट होने से पहले तो मैं अपलोड कर नहीं सकता। और दूसरी बात, अगर आपको जिन जिन लोगों को ज़्यादा ही जल्दबाजी है, तो कलाम एकेडमी ऑनलाइन पर मिल जाएंगे वो टेस्ट आपको लगभग 800-900 रुपये के वो पड़ेंगे ऑनलाइन। और जिनको ऑफलाइन चाहिए तो कलाम एकेडमी वाले लगभग 1700 या 1800 रुपये ले रहे हैं, तो वो आप ले लीजिए और हैंड टू हैंड आपको मिल जाएंगे। मैं फ्री में तो टेस्ट होने के बाद ही अवेलेबल है वो करवा पाऊँगा, ना ही मैं कोई जादूगर हूँ कि आपको पहले ही अपलोड है वो करवा दूँ। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस है वो यूज़ कीजिए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ भी टेस्ट है वो थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है ये क्लासें अपलोड करने के लिए। ये मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपने अनुसार है वो देख सकते हैं। फ्री आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। वीकली मैं आपको एक टेस्ट है वो ज़रूर दे रहा हूँ। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 2 टेस्ट है वो अपलोड करूँ, क्योंकि वो पीछे के हैं वो बकाया पड़ी हैं और मेरे पास टेस्ट है वो अवेलेबल है, लेकिन वो फिर टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए ये सारे काम है वो नहीं हो पा रहे। और नई भर्ती है वो आ चुकी है, जिसके अंदर अब 6500 पोस्टें हैं सेकंड ग्रेड की, और 3200 समथिंग जो पोस्ट हैं वो फर्स्ट ग्रेड की हैं। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 6500 पोस्ट अब और आ गई हैं। तो जिन लोगों की तैयारी नहीं है, कई लोग हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो टेस्ट जरूर दें। भले ही आपका एक क्वेश्चन सही ना हो, सारे के सारे 100 में से 100 क्वेश्चन गलत हो, लेकिन ये देखिए नई भर्ती आ चुकी है, तो इस भर्ती में आप बैठोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, आपको पता चलेगा भी कौन से टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो ये कलाम एकेडमी की टेस्ट हैं, इससे ऊपर लेवल एग्ज़ाम का नहीं आएगा। इससे ऊपर जिसका एग्ज़ाम का लेवल अगर गया, तो वो आपसे क्या किसी से भी नहीं हुए, वो फिर वो एग्ज़ाम करने वाले नहीं है, वो फिर छोड़ दो जाए ऐसे एग्ज़ाम को। लेकिन ये मान के चलिए भी जो भी एग्ज़ाम होगा वो कलाम एकेडमी से नीचे नीचे ही होगा। इनका लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये ना सोचें कि हमारे क्वेश्चन इतने गलत हो गए इतने गलत हो गए। तो ये गलत है वो हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और टेस्ट है वो कंप्लीट दें, ताकि जिससे आपको पता लगेगा भी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मेरे कितने सही हो रहे हैं। और ज़्यादा ना हो तो कम से कम हर टेस्ट में से आपको 5 से 10 क्वेश्चन तो याद ही होते हैं अगर आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट है वो कंप्लीट वीडियो देखें, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं भी तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई, टेलीग्राम पे अपलोड करी, बात खत्म। मेरे को भी मिनट 5 लगेंगे, पीडीएफ बनाई और सेंड करी। ये इसलिए अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें पता लगे भी हाँ ये क्वेश्चन है इसके आंसर है। अब खुद आदमी 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, 15 अटैम्प्ट करेगा, अगर नहीं आएंगे तो फिर टेस्ट सीरीज वहीं छोड़ देगा। इसलिए वीडियो तो चलती रहती है, जैसे ही टाइम मिले वीडियो ऑन कर ली, फिर धीरे धीरे अगर आपको आंसर आता होगा तो दिमाग में अपने आप आंसर है वो सामने आ जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा है वो ध्यान रखें। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें वो लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे आइडिया रहेगा भी इतने लोग हैं वो सेकंड ग्रेड के हैं। जैसे ही ये सितंबर का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में हम जो जीके की क्लासें हैं वो भी स्टार्ट है वो करने की कोशिश है वो की जाएगी। और उसके बाद में टेस्ट है वो भी उसके बाद में है वो कंटिन्यू है वो रखे जाएंगे सेकंड ग्रेड के जो टेस्ट हैं। और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड है रीट है, उनके लिए भी कमेंट आ रहे हैं कि वो टेस्ट भी अपलोड करो। तो उसके लिए तो मेरे पास यही है भी मेरे को कोई ना कोई एक आदमी हायर करना पड़ेगा जो ये टेस्ट है वो जिसको पढ़ा लिखा हो, जिसको नॉलेज हो, और वो ये क्वेश्चन है वो अपलोड है वो कर दे। तो अभी तक मेरे को फ्री वाला कोई मिला नहीं है, पैसे वाला मेरे को अभी यूट्यूब से कोई इनकम हो नहीं रही है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे ही इतने लोग जुड़ जाएंगे कि पॉसिबल हो पाएगी तो वो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होगी। और कोई अगर कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहा है सेकंड ग्रेड की, तो वो अच्छे से करें और ये टेस्ट सीरीज़ है ये कंप्लीट दें। चलिए आज की टेस्ट सीरीज़ है वो कंटिन्यू करते हैं, भाषणबाजी बहुत हो गई। कि विश्व जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान है वो हमें करनी है। तो इसके अंदर नंबर 1 ऑप्शन है वो ये है
कि पृथ्वी का लगभग 50% क्षेत्र जनसंख्या विहीन है और हमें क्या करना है, असत्य कथन है वो देखना है। तो विश्व की 60% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर विश्व के मात्र 1% लोग निवास करते हैं। एशियाई जनसमूह विश्व का सबसे घनत्व बसाव वाला प्रदेश है। तो हमें असत्य कथन देखना है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से प्रवास सिद्धांत प्रतिपादक में से असम्मिलित युग्म की पहचान है वो हमें करनी है। तो प्रवास कटिबंध सिद्धांत, ग्रिफिथ टेलर गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, जेलिंस्की, ये यूक्रेन वाला नहीं है, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत GKGF और गुरुत्व मॉडल सिद्धांत टोबलर। तो इसमें से हमें असम्मिलित पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर गुरुत्व मॉडल सिद्धांत टोबलर। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के अनुसार निम्नलिखित देशों की जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित अवरोही यानी घटता हुआ क्रम हमें बताना है। तो घटता हुआ तो सबसे पहले बढ़ता हुआ, तो बढ़ता हुआ भारत 1 नंबर पे है, तो बाकी किसी में भारत 1 नंबर पे नहीं है, तो ऑप्शन अपने आप ही कैंसिल हो गए। 1 नंबर ऑप्शन वो सही हो गया, भारत, चीन, USA और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासशील देशों से उच्च कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का पलायन जब विकसित देशों की ओर हो जाता है तो यह कहलाता है ब्रेन ड्रॉप, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन हेल, ब्रेन होज। तो इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक है प्रजननता, साक्षरता, मृत्यता, प्रवास। तो जनसंख्या से साक्षरता का कोई लेना देना नहीं है, प्रजननता से जो फर्टिलिटी है उससे, और जो लोग मरते हैं मृत्यता और प्रवास इनसे है। तो ये हो जाएगा 1, 3 और 4, इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है, पुल फैक्टर जो है वो नहीं है। रोजगार के अवसर की कमी, बेहतर जलवायु, शिक्षा के बेहतर अवसर, मनोरंजन के बेहतर स्रोत। तो इसमें है कि प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है, तो रोजगार के अवसर की कमी ये नहीं है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से विश्व के सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों को उपयुक्त समुच्चय की पहचान है वो हमें करनी है। सिंगापुर, नीदरलैंड, मोनाको, नामीबिया, नाइजीरिया, रूस, रवांडा, कजाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर मोनाको तथा नामीबिया। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा और वीडियो को लाइक है वो भी कर दिया होगा। तो सब्सक्राइब लाइक है वो ज़रूर करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, तो आप भी एक फ्री का काम आप भी कर दीजिए, मैं भी फ्री का काम कर रहा हूँ। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से संख्या के आधार पर विश्व का शीर्षस्थ अप्रवासी गंतव्य देश है वो कौन सा है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन की वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या हो गई है 251 मिलियन, 281 मिलियन, 315 मिलियन, 361 मिलियन। तो वैश्विक रिपोर्ट 2024 है उसके अनुसार जो अप्रवासी अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासियों की जो संख्या है वो 281 मिलियन है वो हो गई है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस देश का संबंध श्वेत अप्रवास नीति से है? मेक्सिको, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन। तो श्वेत अप्रवास जो नीति है उसका जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है,
वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो इसमें से सही नहीं कथन है वो हमें पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। विकास है वो भौतिक और मानसिक दोनों है। इसके अंदर हम मानसिक है वो भी लेके चलेंगे, क्योंकि विकास के अंदर ही वृद्धि है वो शामिल होती है। नेक्स्ट आता है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है हरलॉग का, वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का। तो ये जो कथन है वो हरलॉग का है, यानी नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये विकास के बारे में जो कथन है ये हरलॉग का है। नेक्स्ट आता है कि विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन है उनका चयन है वो हमें करना है। तो विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। विकास की प्रत्येक अवस्था का एक अद्वितीय विशेषता परिलक्षित करती है। विकास परिपक्वता तक चलता है। तो इसमें से हमें असत्य कथन है वो बताने हैं। विकास परिपक्वता तक चलता है, ये सही नहीं है, क्योंकि विकास है वो जीवन पर्यंत है वो हमें चलता हुआ मिलता है। जीवन पर्यंत विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास एक अनुमान योग्य प्रक्रिया है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। विकास समान प्रतिरूप के सिद्धांत का पालन है वो करता है। तो इनमें से पूछा है कि विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित नहीं रहता है, क्योंकि जो विकास है वो भारत के लोगों का अलग होता है, यूएसए के लोगों का अलग है, चाइना है जो चीन है उनके लोगों का अलग है। तो संस्कृति से यह प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है उसे कहा जाता है। यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है उसे कहा जाता है। साम्य धारण, परिपक्वता, आत्मसात करना, समायोजन। तो इसको कहा जाता है समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर है वो कानून एवं व्यवस्था के अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? रूढ़िगत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, प्राक रूढ़िगत स्तर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रूढ़िगत स्तर। नेक्स्ट आता है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तार्किक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित है वो किया है? 4 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 10 से 16 वर्ष, 16 से 18 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 16 वर्ष। नेक्स्ट आता है कि पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था का संबंध किशोरावस्था से है? यानी पियाजे के नैतिक विकास के जो सिद्धांत है उनकी कौन सी अवस्था का संबंध है वो किशोरावस्था से है? नैतिक यथार्थता से, नैतिक समानता से, दबाव की नैतिकता से, स्वायत्त नैतिकता से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वायत्त नैतिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है क्रियात्मक अवस्था, विलोमीयता की प्रक्रिया, अंतःप्रज्ञा काल, स्केफ होल्डिंग। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में जो सम्मिलित है वो है क्रियात्मक अवस्था।
नेक्स्ट आता है कि संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक है वो कौन थे। यानी संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे, जेरोम एस ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की, सिगमंड फ्रायड। तो इसका आंसर होगा वो होगा लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था का वह काल जिसमें बालक मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की ओर बढ़ते हैं, यह कथन है ये किसका है। जीन पियाजे का, वेलेंटाइन का, हेडफील्ड का और जरसील्ड का। तो इसका जो आंसर है वो है जरसील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की विशेषता है जो नहीं है। भूमिका, संभ्रांति, दीवा स्वप्न, किशोर अहंकेंद्रिता, संवेगात्मक नियंत्रण। इसने पूछा है कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो किशोर है वो संवेगों पर नियंत्रण है वो नहीं कर पाता है, तो ये उनकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है वो नहीं है। किशोरावस्था के अंदर सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। उसके अंदर है बढ़ा हुआ संघीय प्रभाव, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, अभिरुचि विस्तार, सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास के क्षेत्र में सम्मिलित है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां। स्नायु मंडल भी शारीरिक विकास में सम्मिलित है, मांसपेशियां भी और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी व सी, 4 नंबर आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो शेष अवस्था में शारीरिक विकास तुलनात्मक रूप से धीमा होता है। जन्म के समय शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था में समाप्त होती है। किशोरावस्था में सिर का आकार पूरे शरीर का 8वां भाग हो जाता है। तो इसमें पूछा हमें असत्य कथन है वो बताना है। तो असत्य कथन हो जाएगा 1 नंबर, शेष अवस्था में शारीरिक विकास तुलनात्मक रूप से धीमा होता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण नहीं है। लिखना, दौड़ना, पेंटिंग बनाना, चित्रात्मक पहेलियों को जोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दौड़ना है वो सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आता है कि किशोरावस्था में हड्डियों में बाल्यावस्था की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है रंग में, कार्य में, संगठन में और विकृतियों में। तो ये संगठन में दिखाई देता है। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक है वो ज़रूर कर दें, बार बार आपको ना कहना पड़े, क्योंकि जो लाइक है वो लगभग 2000 के करीब पहुँचने को है और सब्सक्राइबर हैं वो हमारे लगभग 1100 ही पहुँचे हैं। तो इनका जो 900 का अंतर है वो हमें देखने को मिल रहा है और चैनल को लगभग 60,000 लोग हैं वो देख चुके हैं। तो आप सोच सकते हो भी जुड़े हुए जो लोग हैं वो 1100 प्लस हैं, लाइक है वो 2000 प्लस ने किया है और जो वीडियो है वो 60,000 प्लस लोग देख चुके हैं। और जो ये सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है ये लगभग हर वीडियो 1000 प्लस लोग देख रहे हैं। तो आप लोग हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि बाकी लोग नहीं देख रहे। जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देखते नहीं हैं, और जो लाइक नहीं कर रहे हैं उसमें मोस्टली लड़कियां हैं जो लाइक नहीं करती ताकि इनको पता ना चले भी हाँ इतने लोग हैं इन्होंने वीडियो देखी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मुझे शो होता है भी फीमेल कितनी देखते हैं, मेल कितने देखते हैं, कौन से ज़िले से देखते हैं, कौन से स्टेट से देखते हैं, कौन से देश से देखते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये यूट्यूब पर शो होती है मुझे। तो आप लोग ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं लगता, मुझे पता लगता है कौन लाइक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो लाइक करते हो तो वो संख्या है वो पता चलती रहती है भी हाँ इतने लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं। बाकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हज़ारों में लोग देखते हैं तो
सबका कमेंट का भी रिप्लाई करने का कई बार तो पता नहीं चलता है, कमेंट ऊपर नीचे होते हैं, तो जो कमेंट सामने होता है मैं उसका रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ ताकि आपकी जो भी समस्या है वो समाधान हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में, बुद्धिमत्ता की प्राप्ति में, द्वंद्व की प्राप्ति में, दृश्य स्पष्टता की प्राप्ति में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में। नेक्स्ट आता है कि 3 से 6 वर्ष की आयु प्रसार एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है। इसके ऑप्शन में है विश्वास बनाम अविश्वास, उद्यमिता बनाम हीन भावना, पहल बनाम अपराध बोध, उत्पादकता बनाम स्थिरता। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर पहल बनाम अपराध बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहचान भ्रांति अवस्था के दौरान विकसित मनोसामाजिक शक्ति है प्रेम, कर्तव्य परायणता, बुद्धि और देखभाल। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कर्तव्य परायणता। ब्रिजेज के संवेगात्मक विकास के अनुसार बालकों में उल्लास एवं प्रेम का भाव कौन सी आयु में प्रकट होता है, 5 वर्ष में, 3 वर्ष में, 18 माह में और 12 माह में। तो इसका जो आंसर है वो होगा 12 माह में। जो बालकों में उल्लास व प्रेम का जो भाव है वो 12 माह यानी 1 वर्ष की आयु में हमें दिखने लग जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, यानी बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कोलसेनिक ने, कोल एवं ब्रूस ने, स्किनर ने, करो एवं करो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल एवं ब्रूस ने। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है वो नहीं है, यानी किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। सामाजिक परिपक्वता व उत्तरदायित्व का भाव, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, द्वंद्व व संघर्ष के भाव का अभाव, विशिष्ट रुचियों में विस्तार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द्वंद्व व संघर्ष के भाव का अभाव। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा वह आंतरिक कारक नहीं है जो बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, कि निम्न में से वह आंतरिक कारक नहीं है जो बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक स्वभाव, आनुवांशिकता, बुद्धिमत्ता और तकनीकी कारक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तकनीकी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेनर के अनुसार सांस्कृतिक मूल्य भाग है लघु मंडल का, मध्य मंडल का, बाह्य मंडल का और वृहद मंडल का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वृहद मंडल का। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक विकास चलता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक और जीवन पर्यंत तक। तो सामाजिक विकास चलता है वो जीवन पर्यंत तक चलता है। नेक्स्ट आता है कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है, यानी मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है। मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। तो इसका जो आंसर है वो होगा व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइंज दुविधा का संबंध है वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत से, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से हाइंज दुविधा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी यह मान्यता थी कि
संज्ञानात्मक विकास में बालक प्रतीकों एवं प्रतिमाओं का उपयोग करते हुए चिंतन करते हैं। जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, जेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलब्रेग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जेरोम ब्रूनर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, ठोस संक्रियात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठोस संक्रियात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तर बाल्यावस्था की नहीं है? खेलने की अवस्था, विद्यालय की पूर्व अवस्था, दल अवस्था, उत्पाती अवस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था की जो नहीं है वो है विद्यालय पूर्व अवस्था। नेक्स्ट आता है कि वृद्धि एवं विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो ये चारों ही हैं वो आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में स्वायत्तता बनाम श्रम के मूल गुण रूप है? इच्छा, प्रयोजन, क्षमता और आशा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिजेज के संवेगात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सिद्धांत के निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है? तीव्र संवेगों की अनुक्रिया बढ़ती जाती है, किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट हो जाती है, संवेगात्मक अनुक्रियाएं एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को स्थानांतरित होती हैं, संवेगात्मक अनुक्रियाएं धीरे धीरे विभेदित हो जाती है। तो इसमें पूछा है निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा कि तीव्र संवेगों की अनुक्रिया बढ़ती जाती है। तो ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित है वो की थी? विलियम जेम्स, विल्हेम वुंट, विलियम मैकडूगल और टिशनर। तो जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी तो वो विल्हेम वुंट ने स्थापित है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो इन प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर देता है कि व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति कैसे करते हैं और वह क्यों करते हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो है कि संरचनात्मक मनोविज्ञान, प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं जॉन डीवी, विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल, एबिंगहॉस। इसका जो आंसर होगा वो होगा विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट आता है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन है। यानी मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, या विलियम जेम्स का, या वुडवर्थ का, या स्किनर का? तो इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि संरचनावाद के अनुसार कौन सा चेतना का तत्व नहीं है? संवेदना, भाव, प्रतिमा और प्रक्रिया। तो कौन सा चेतना का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्रिया है वो चेतना का तत्व नहीं है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है?
ऑप्शन है कि यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। यह शिक्षण, अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है। तो इसमें पूछा है एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यह कथन किसका है? B.F. स्किनर का, जेम्स ड्रेवर का, थॉर्नडाइक का, J.A. स्टीफन का। तो ये जो कथन है ये J.A. स्टीफन का है कि मनोविज्ञान अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यानी J.F. स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया गया था। 1911 में, 1916 में, 1920 में, 1938 में। तो यह किया गया था 1916 के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यह व्यवस्थित है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, यह असंगठित है। उपरोक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसके अंदर A, B और C ये तीन है, ये सर्वाधिक उपयुक्त हो गए। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिक विभिन्नता को पहचानने में, कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में, अधिगमक की अभिक्षमता को बढ़ाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगमक की अभिक्षमता बढ़ाने में। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित प्रगतिशील विकास है। उक्त परिभाषा किसने दी? प्लेटो ने, पेस्टोलॉजी ने, फ्रेडसन ने, डमविल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले दार्शनिक रुडोल्फ गोइकिल का संबंध किस देश से था? रूस से, जर्मनी से, अमेरिका से, ब्रिटेन से। तो इसका जो संबंध है वो जर्मनी से था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जॉन डेवी, कृत्यवाद, टिचनर, संरचनावाद, बांडुरा, गेस्टाल्ट, वॉटसन, व्यवहारवाद। तो इसका अंदर सही सुमेलित नहीं है, तो वो है बांडुरा, गेस्टाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान के संज्ञानवाद संप्रदाय के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान है वो कीजिए। तो मनोविज्ञान के संज्ञानवाद संप्रदाय के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान है वो करनी है। तो संज्ञानवाद के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत ब्रूनर, लेविन व वाइगोत्स्की के मत प्रमुख है। यह संप्रदाय यांत्रिक संकेतों पर बल देता है। तो इसका आंसर है 1 नंबर और 2 नंबर है वो सही कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है वो कौन है? मैकडूगल, वॉटसन, टिचनर, जेम्स ड्रेवर। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है उसके लेखक है मैकडूगल। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है वो है मैकडूगल। तो नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, विद्यार्थी से। इन तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1, 2 व 3।
नेक्स्ट आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा विद्यार्थी है वो जान पाता है स्वयं का व्यक्तित्व, स्वयं की शारीरिक व मानसिक स्थिति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ है बालकों या विद्यार्थियों को समझना, बालकों को शिक्षण के दौरान हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित करना नहीं है, तो एक ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ये 2 नंबर है, ये एक मानकीय विज्ञान है, यह मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वॉटसन को, थॉर्नडाइक को, जीन पियाजे को, स्किनर को। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है कि प्रयोजनवाद के प्रवर्तक हैं विलियम मैकडूगल, सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे, कोहलर। तो प्रयोजनवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आबा खोलने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है उसका चयन करना है। भारत सोलर एक्सपो जोधपुर, हस्तशिल्प एक्सपो जैसलमेर, प्रोजेक्ट श्रम संबल राजसमंद, अंकुश अभियान बीकानेर। तो मैं असंगत पूछा है, तो हस्तशिल्प एक्सपो जैसलमेर, ये मेरे को जितना याद आ रहा है ये मेरे ख्याल से जोधपुर होना चाहिए। बाकी 100% तो मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, बाकी शायद यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के दौरान बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया है। वोदका फेंटा, मेड इन पैराडाइज, अमर डाइज टुडे, अनसुनी चीखे। तो इसका आंसर होगा वो होगा मेड इन पैराडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में इस अभियान का शुभारंभ सांगानेर जयपुर से किया गया। इसका उद्देश्य है जन भागीदारी से वर्षा जल संचय की परंपरा को पुनर्जीवित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2। तो ये इसका जो संचय करना, ये जो उद्देश्य है जन भागीदारी का, ये पुराने समय में आपने देखी होगी कि जो पंचायत में पानी पीने की जो प्याऊ बोलते थे, तो वो गांव का कोई जो अमीर आदमी होता था तो वो करवाता था, और जोड़े का निर्माण है, कुएं का निर्माण है, कुंडों का निर्माण है, बावड़ी का निर्माण है। तो उस तरीके से ये दोबारा शुरू कर रहे हैं कि लोगों को, जो व्यापारी हैं, बड़े लोग हैं, उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो ये काम है वो फिर से करें। नेक्स्ट आता है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किसकी अध्यक्षता में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा हेतु एक समिति है उसका गठन किया गया है। मदन दिलावर, प्रेमचंद बैरवा, गजेंद्र सिंह खींवसर, जवाहर सिंह बेडम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद बैरवा। नेक्स्ट है कि राज्य का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है। सिंगवाल अजमेर, डबुकड़ा अजमेर, खारा बीकानेर, सालवा जोधपुर। इसका आंसर हो जाएगा डबुकड़ा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा संबल अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षा संकल्प अभियान, मुख्यमंत्री प्रखर रीडिंग अभियान। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड 2024 से
सम्मानित होने वाली पैरा खिलाड़ी मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग, पैरा एथलीट्स, पैरा तैराकी। तो इसका आंसर है पैरा शूटिंग से। निम्न में से किन्हें वर्ष 2025 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? सिनकोफ निजाम, बतुल बेगम, बैजनाथ महाराज, जानकीलाल भांड। तो इसका आंसर है वो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो जैसे ही मैं इसका आंसर है वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कंफर्म करके नीचे कमेंट में है वो पिन कर दूंगा। बाकी अगर आपको किसी को आंसर पता हो तो वो कमेंट कर देना, मैं उसी कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आपको पता है वो लग जाएगा। बाकी जिसको पता है तो वो 74 नंबर लगा के और उसका आंसर है वो नीचे कमेंट है वो कर देना, क्योंकि ये करंट का ही क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हैं जिसने करंट पढ़ रखा है। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए मुकुट मणिराज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? पलक्ति, प्रीत, गांव और अम्मा, बरखम्मा, गजला, हंदा, गोख। इसका आंसर हो जाएगा गांव और अम्मा। ये क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है, मेरे ख्याल से ये सभी लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल फोर की जो 16वीं बैठक है 2024 में कहाँ संपन्न हुई थी? ब्राजील, नेपाल, भारत और फ्रांस। तो यह संपन्न हुई थी नेपाल में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण का विभिन्न देशों और समाजों पर प्रभाव विषम रहा है। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है, ये भी सत्य है और 2 नंबर भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है? व्यापार की मात्रा में वृद्धि, सेवा क्षेत्र में वृद्धि, विदेशी निवेश में प्रवाह की कमी, भारत में प्रौद्योगिकी की उन्नति। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश की प्रवाह में कमी, ये इसका परिणाम नहीं है। वैश्वीकरण शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज रिटर के द्वारा, थियोडोर लेविट के द्वारा, मार्शल मैकलुहान के द्वारा, जोसेफ स्टीगोल्टिस के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर थियोडोर लेविट के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह तर्क दिया है कि वैश्वीकरण की प्रगति से लोग अपनी मूल पहचान, भाषा एवं संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इससे छोटे देशों की संख्या में वृद्धि हो रही है? मिल्ट फ्रेडमैन, टेरी नार्डिन, फ्रांसिस फुकुयामा, जॉन नाइस्टिब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जॉन नाइस्टिब। नेक्स्ट आता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 किसकी सिफारिशों पर आधारित था? साइमन कमीशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर, नेहरू रिपोर्ट के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1919 का मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? भारत को पूर्व स्वतंत्रता प्रदान करना, भारत में स्वशासन की स्थापना करना, केंद्र और प्रांतों में शासन प्रणाली को पृथक करना, भारत को एक गणराज्य घोषित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और प्रांतों में शासन प्रणाली को पृथक करना। नेक्स्ट आता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में अनुत्तरदायी शासन था। इस अधिनियम के लिए एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रगति की उद्घोषणा की थी। तो हमें सत्य कथन की पहचान है वो हमें करनी है। तो ये सत्य कथन है, ये तीनों ही है, ए बी सी और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी व सी। नेक्स्ट आता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
फ्रेडरिक वाइट, सचिनानंद सिन्हा, अलेक्जेंडर मुंडीमैन, एल्बर्ट साइमन। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर मुंडीमैन। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अलेक्जेंडर मुंडीमैन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में लागू द्वैध शासन में कितने विषय संरक्षित रखे गए थे? 58, 22, 28 और 46। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में लागू द्वैध शासन में जो कितने विषय संरक्षित रखे गए थे? वो रखे गए थे 22 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शासन अधिनियम 1935 के भाग 9 तथा धारा 200 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया? 1 दिसंबर 1935, 1 जनवरी 1936, 1 अक्टूबर 1937, 1 जुलाई 1937। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1937। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की शर्त क्या थी? सभी ब्रिटिश इंडिया प्रांतों की स्वीकृति, कुल की आधी देशी रियासतों का सम्मिलन, ब्रिटिश संसद की नई अधिस्वीकृति। नेक्स्ट ऑप्शन है कि भारत स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल की आधी देशी रियासतों का सम्मिलन। जो टोटल रियासतों थी उनका आदि का सम्मिलन। नेक्स्ट आता है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में सीटों का वर्गीकरण प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर न करके उनके महत्व के आधार पर किया गया था। इस प्रकार काउंसिल ऑफ स्टेट में सर्वाधिक सीटें किन प्रांतों की थी? मद्रास बॉम्बे, बॉम्बे बंगाल, बंगाल संयुक्त प्रांत, मद्रास संयुक्त प्रांत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बॉम्बे और बंगाल। नेक्स्ट है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में भारत सचिव और उसकी परिषद में किए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और सत्य कथनों को हमें बताने हैं। कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया, ये गलत है। भारत सचिव व परिषद पर होने वाला खर्च ब्रिटिश बजट पर भारित होगा, तो यह सही है। भारत सचिव महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, ये सही है। तो इसके 2 और 3 है वो सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? यानी ICS जो भर्ती परीक्षा थी उसका प्रावधान था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, इंडियन काउंसिल एक्ट 1863, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन सरकार अधिनियम 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट आएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार वो कीजिए। तो अधिनियम की 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन हेतु विषयों की 3 सूचियां बनाई गई। इस अधिनियम में मतदाता सूची में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई और इसमें से हमें सत्य कथन है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में संघीय रेलवे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया था? अनुसूची 4, अनुसूची 6, अनुसूची 8, अनुसूची 9। तो यह किया गया था अनुसूची 8 के अंदर। भारत शासन अधिनियम 1935 की अनुसूची 8 के अंदर संघीय रेलवे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है वो किया गया था। नेक्स्ट आता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के केंद्रीय विधानमंडल में निम्नलिखित में से किसकी सीट आरक्षित की गई थी? महिला की, हरिजन की और जमींदार की। तो इसका आंसर ये है, तीनों ही जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई थी। तो
इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए और सत्य कथन है वो हमें बताना है। इस अधिनियम के तहत विधानसभा की सदस्य संख्या 375 निर्धारित की गई। इस अधिनियम के तहत विधानसभा में 125 सदस्य देशी रियासतों से चुनने का प्रावधान किया गया। तो हमें इसके अंदर सत्य कथन बताने हैं। तो इसके अंदर बोथ 1 व 2 है वो दोनों सत्य है। नेक्स्ट आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी? 395, 276, 321 और 295। तो इसका आंसर हो जाएगा 321। नेक्स्ट आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई थी? गवर्नर जनरल को, भारत सचिव को, राज्य परिषद को, विधानसभा को। तो ये गवर्नर जनरल को सौंपी गई थी। नेक्स्ट आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सत्य कथन है वो हमें बताने हैं। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो ये सही है। इस अधिनियम द्वारा 3 नए प्रांत सिंध, कुर्ग व बलूचिस्तान प्रांत का गठन किया गया था। तो यह गलत है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करते हुए प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ये सही है। इसका आंसर 1 व 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किस अनुसूची के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया था? चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। तो ये 7वीं अनुसूची के तहत 1935 के अंदर जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत शक्तियों का विभाजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान सभा तथा राज्य परिषद का कार्यकाल क्रमशः कितना निर्धारित किया गया था? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो यह किया गया था 3 वर्ष और 5 वर्ष। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य परिषद में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 156 सदस्यों में से गवर्नर जनरल को कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है वो दिया गया था? 5, 4, 6 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ये हमारा टेस्ट है वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टेस्ट है वो मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन के अंदर अपलोड करने की। तो आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा। जब मन करे तब उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यहाँ जो गोल चक्कर आ रहा होगा उसके ऊपर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ और जो टेस्ट आ रहे होंगे वो आपने दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिया तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।